Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start the videos to chapter 8 D and F block elements class 12th. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta. That is chapter 8 class 12 D and F block elements. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. That is video 2. चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की. जैसे आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं. इनमें जो सेंट्रल एटम होता है वो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है. ठीक है स्टूडेंट्स. बाकी और दूसरे ग्रुप से भी हो सकते हैं, पी ग्रुप से भी हो सकते हैं, एस ब्लॉक से भी हो सकते हैं, बट जो सेंटर पे बैठा हुआ एलिमेंट होता है वो आपका डी ब्लॉक से बिलोंग करता है. जैसे कि आपके कुछ ये एग्जाम्पल है: पेंटामीन, कोबाल्ट क्लोराइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, निकिल टेट्रा कार्बोनिल. तो यहाँ पर निकिल, पोटेशियम और आपका जो कोबाल्ट है वो अपने आप में एक तरीके से कोबाल्ट है, फेरो है यानी कि आयरन, और निकिल ये आपके जो है मेनली सेंट्रल एटम है. और ये सेंट्रल एटम जो है पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव चार्ज ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इन ग्रुप्स की बात करते हैं. बैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम पहले ही बात कर चुके हैं. इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये डिफरेंट रिप्रेजेंट करते हैं. इसी वजह से ये एक स्पेशल क्वालिटी रखते हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स इंटीशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं. दीज आर द सम एग्जांपल विच शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज लाइक अनहाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फॉर्म करना निकल की प्रेजेंस में. इसके अलावा हैबर प्रोसेस, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स. आपका अनस्टेबिलिटी पर अलग रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबिलिटी पर अलग रिप्रेजेंट करेगा. कैटलिस्ट का वर्क देखिए क्या करता है. कैटलिस्ट पहले आकर ऐड हो जाता है. जैसे कि ये एग्जांपल आप सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टेक्ट प्रोसेस में देख सकते हैं. वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का यूज किया गया है. सल्फर डाइऑक्साइड, पहले सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में. और ये हैबर प्रोसेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया मिलेगा. जैसे ये आपका हाइड्रोजन ऑयल होता है. अब इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखिए, वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी का मिला है. ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा आप स्टूडेंट. सो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन लाइक क्लोरीन प्रोडक्शन ऑफ HCl ऑक्सीडेशन, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टेक्ट प्रोसेस, फैट हार्डनिंग. तो देखिए कैसे आकर पहले कैटलिस्ट ऐड होता है और फिर कैटलिस्ट जो है वो दूसरों के साथ यानी कि आप दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा. तो ये हमारा डिपेंड करता है डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कैसे कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है. ये तो आपको पता ही है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है. रिएक्टेंट आता है, वीक वंडरवॉल फोर्स बना लेता है, किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट, और फिर कैटलिस्ट वहां से दोबारा रिमूव हो जाता है. कैटलिस्ट केवल अपना वर्क आकर शो करता है. ये जितने भी हैं ये सब अपने आप में कैटलिस्ट, मोर इफेक्टिव कैटलिस्ट का वर्क करते हैं. लाइक आयोडीन आयन से आयोडीन कन्वर्ट करने में, पर सल्फेट आयन से सल्फेट आयन बनाने में. और इनमें जो भी कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो कैटलिस्ट आपको बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन के बाद वापस मिल जाता है. बट कैटलिस्ट का वर्क ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके 3D ट्रांजिशनल एलिमेंट्स. अब इसमें आपको आयरन देखिए Fe3+ कैटलाइजिंग आयोडीन आयन. ठीक है. अब फॉर्मेशन करते हैं, बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. इंटरस्टिशियल वर्ड आपने पढ़ा था सॉलिड स्टेट पहले चैप्टर में. इंटरस्टिशियल जो होता है अपने आप में कह सकते हैं आप वो कंपाउंड्स होता है जिसमें दूसरे एटम्स प्रेजेंट होते हैं या उसमें इतना स्पेस होता है कि दूसरे एटम भी आकर वर्क कर सकते हैं. जैसे कि मेटल में बोरोन, आपका एक इम्प्योरिटीज आकर मिक्स हो गई. आपको याद हो तो आपने ये डिफेक्ट में पढ़ा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसमें आपको 2 डिफेक्ट पढ़ाए गए थे, फ्रिंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ाए गए थे. तो वहां पर क्या थी, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज आकर मिक्स हो रही थी. वहां पर उसके एटम्स कहीं बाहर नहीं जा रहे पर दूसरी इंप्योरिटीज आकर उसके अंदर फिर भी प्रेजेंट हो जा रही है. रीजन क्या है, वहां पर नॉन स्टैइकोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं. जैसे ये एग्जांपल ये Fe0.94O और Fe3H TiC, और इसके अलावा Mn4N VH0.56 TiH1.7. सो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके नॉन स्टैइकोमेट्रिक कंपाउंड के, जिसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इंटीजर वैल्यूज नहीं है. तो ये चीज आपको एग्जांपल में याद रहेगा. अब इंटरनेशनल जो कंपाउंड बॉन्ड्स होते हैं हार्ड होते हैं, लाइक डायमंड. इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है. ये चीज आपको यहां पर समझनी है स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स. तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, डायमंड की तरह होते हैं बिल्कुल. देखिए जैसे कि टाइटेनियम कार्बाइड की बात करें तो ये अपने आप में क्या है, ये कटर है.
जो मैकेनिकल मशीन्स में यूज होते हैं। टाइटेनियम नाइट्रेट की बात करें तो ये भी बहुत हार्ड होता है। इनका मेटेलिक पॉइंट देखिए 3683 डिग्री केल्विन, 3473 डिग्री केल्विन, और गुड कंडक्टर तो होते ही हैं, ये तो आपको बात बिल्कुल रट लेना है। अब बात करते हैं एलॉय फॉर्मेशन। देखिए एलॉय के बारे में अलग अलग बात करें तो एलॉय क्या होता है, एलॉय में आपकी मेटल की प्रॉपर्टीज तो मिक्स होती हैं, जैसे डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, सेंसिटिव मेटल टू नॉट्स एंड ट्रॉच, लेस रेजिस्टेंस टू कोरिजन, कांट विदस्टैंड, बट ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं एलॉय की, एडवांटेजेस हैं कि मेटल की जगह हम एलॉय या मिक्सचर ऑफ मेटल क्यों यूज करते हैं। देखिए स्टफ होता है, बहुत ज्यादा स्टफ रहता है, ठीक है, ब्रेक नहीं होता बिल्कुल नॉर्मली। यदि आप आयरन की बात करें तो आयरन आसानी से ब्रेक, जितना फोर्स आप आयरन के एटम्स को ब्रेक करने में, बॉन्ड ब्रेक करने में लगाएंगे, उससे ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा एलॉय में, क्योंकि वो अपने आप में क्या रहेगा, लाइटर रहेगा वेट में। इसके अलावा मोर रेसिस्टेंस टू कोरिजन, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो एंड इजी टू शेप, उससे आप क्या करते हैं, आसानी से शेप दे सकते हैं। अक्सर आप देख रहे होंगे आजकल जो भी आपकी मशीन्स या आपके दूसरे इक्विपमेंट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं उनमें एलॉय का यूज किया जाता है मेटल के कंपेरिजन में। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कुछ एलॉय की एडवांटेज है। एलॉय क्या है, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद अनदर मेटल और मेटलॉइड्स एंड समथिंग इवन इन अ नो मेटल। इसमें आपका नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, मेटलॉइड्स भी होता है, कुछ भी हो सकता है। अब एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं एलिमेंट्स में। आपको पता है कि हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। बट स्टूडेंट्स ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी मेटेलिक जो एटॉमिक रेडियाई होती है उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। अब एलॉय की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ एलॉय। दो टाइप के होते हैं आपके, फेरस एलॉय होते हैं और नॉन फेरस एलॉय होते हैं। फेरस एलॉय होते हैं और नॉन फेरस एलॉय होते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फेरस एलॉय में आयरन, कार्बन, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कार्बन का अमाउंट, अब कार्बन का अमाउंट जो है वो फेरस एलॉय में दो टाइप से रहता है, एक तो लेस देन 0.1% और एक मोर देन 0.1%। अब लेस देन वाले में कौन से आते हैं आपके, आयरन एलॉय आते हैं, ठीक है, और मोर देन वाले में स्टील एलॉय आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन एलॉय लेस देन 0.1% कार्बन और मोर देन में स्टील एलॉय आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलिए स्टील एलॉय की बात करते हैं, जैसे वेनेडियम स्टील, आपके जो पाना होता है एक तरीके से, जो चाबी होती है वो वेनेडियम स्टील की होती है। फिर क्रोमियम स्टील भी आता है एलॉय में, ठीक है, ये आयरन एलॉय है। नॉन फेरस एलॉय की बात करें तो उसमें आयरन नहीं होता, ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपके एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ड्यूरेलियम, गामा एलॉय, मैग्नीलियम और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन। ये जो एग्जांपल है इनमें आपको देखिए कैसे इक्विपमेंट यूज होते हैं। ये तो आपको इक्विपमेंट कुछ जाने पहचाने से आपको नजर आ रहे होंगे। इन इक्विपमेंट में आपका आयरन एलॉय प्रेजेंट नहीं है। अब एलॉय ऑफ इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए एल्यूमिनियम के एलॉय, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है, ड्यूरेलियम है, गामा एलॉय है, मैग्नीशियम की बात करें मैग्नीलियम है, इक्विलिट्रम है, और कॉपर एलॉय की बात करें तो ब्रास और ब्रॉन्ज। ब्रास के बारे में तो आप बहुत जानते ही होंगे, ब्रास सिटी है आपकी मुरादाबाद। तो इस चीज की बात करते हैं तो यहां पर आपके कौन कौन से एलिमेंट कौन प्रेजेंट होते हैं, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंटली आपको लर्न करना है। जैसे एल्यूमिनियम एक एक एलॉय तो कम से कम याद करें। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज की बात करें तो कॉपर 90%, एल्यूमिनियम 10%, मैग्नीलियम की बात करें मैग्नीशियम 5%, एल्यूमिनियम 95%, ब्रास की बात करें कॉपर 60%, जिंक 40%. So that is very important that you know very well that how much percent of metal element will be present in alloy. ये बहुत जरूरी है, पूछ लिया जाता है कि पूछ लिया जाएगा कि ड्यूरेलियम में आपका एल्यूमिनियम का परसेंट कितना है. सो यू नो वेरी वेल दैट एल्यूमिनियम इन मैक्सिमम ड्यूरेलियम प्रेजेंट 95% प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम, और बाकी दूसरे जो मेटल्स हैं वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. सो स्टूडेंट्स ये समझ में आ रहा है. अब आगे इसके इनके यूज देख लीजिए. ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज हैं. स्टीलनेस स्टील, निकल स्टील, इनवर्ड, ये सब फेरस कंपोजिशन है. इनके यूज भी आपको नोट करने हैं. देखिए नॉर्मली यूटेंसिल्स, साइकिल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, केबल, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन पार्ट्स, मीटर स्केल, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और इसके अलावा क्लॉक, पेंडुलम, इनमें आपके फेरस यूज होते हैं. अब नॉन फेरस की बात करें मैग्नीलियम, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, गामा एलॉय, ड्यूरेलियम, मैग्नीलियम और इलेक्ट्रॉन. इसमें आपके चीप बैलेंस, अदर मैकेनिकल या मशीन पार्ट्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, डेकोरेटिव, फोटो फ्रेम्स, एरोप्लेन पार्ट्स, स्टील स्ट्रक्चर, एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल पार्ट्स, और मैग्नीशियम वाले जो हैं वो बैलेंस बीम, एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट. इनमें इनके यूज होते हैं. इनमें कभी कभी पूछ लिया जाता है यूज. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ लेने हैं, कॉपी पे नोट भी करने हैं स्टूडेंट्स.
नाउ वी विल डिस्कस अ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 क्रोमाइट और से फाइंड आउट किया जाता है। 3 स्टेप में फाइंड आउट किया जाता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सबसे पहले बात करेंगे स्टेप 1, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको क्रोमाइट से फाइंड आउट करना है। देखिए क्रोमाइट क्या है, FeCr2O4 होता है। सबसे पहला स्टेप आपका सोडा एस के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। सेकंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनता है और थर्ड स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। तो देखिए रेवोलेटरी फर्नेस का यूज किया जाता है, उसमें क्रोमाइट और सोडा एस मिक्स किया जाता है और उसे हाई टेम्परेचर तक कन्वर्ट किया जाता है, तो कन्वर्ट हो जाता है आपका सोडियम क्रोमेट Na2Cr O4। और सोडियम क्रोमेट जो है वो आपका उसका मास आप अलग ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उससे आप वैक्यूम से पास कराते हैं। वैक्यूम से पास कराने पर क्या होता है, वो सोडियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है, उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर देते हैं, तो वो बन गया आपका सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। फिर सोडियम डाइक्रोमेट को आप पोटेशियम डाइक्रोमेट में रिएक्शन करते हैं, उसमें व्हाइट क्रिस्टल आप मिक्स करते हैं सोडियम सल्फेट के। देखिए यहां पर किस तरीके से हमने सेपरेट आउट किया। अब सेपरेट आउट करने के बाद ये जो हमें मिल गया, इसमें आपके जो होंगे वो लाइट येलो टाइप के क्रिस्टल्स रहेंगे। ये ऑरेंज कलर के जो हैं वो आपके सोडियम डाइक्रोमेट के हैं। और जब उसे आप हॉट करेंगे, हॉट करने पर और पोटेशियम क्लोराइड मिक्स कर देंगे, तो हीट करने पर पोटेशियम क्लोराइड क्या करेगा, उसे रिप्लेस कर देगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएंगे। सो दैट प्रिपरेशन मेथड विल गोज टू इन 3 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इससे आपके पोटेशियम क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके अलग हो जाएंगे, ऑरेंज कलर के रहते हैं क्रिस्टल्स ये स्टूडेंट्स पोटेशियम डाइक्रोमेट के। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड विद अ वेरी लाइट रेड ऑरेंज कलर। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिएगा। ये आपका क्रोमेट आयन से डाइक्रोमेट आयन बन रहा है, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में डिपेंडिंग अपॉन इट्स पीएच वैल्यू। लो पीएच वैल्यू है तो डाइक्रोमेट बदल जाएगा, हाई पीएच वैल्यू है क्रोमेट आयन में बदल जाएगा। देखिए वीक एसिड्स जो है वो आपका क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर रहा है। अब दोनों का स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्रोमेट आयन का भी देखिए, डाइक्रोमेट का भी। क्रोमेट क्या है, CrO4 2- और डाइक्रोमेट है Cr2O7 2-। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है डाइक्रोमेट, क्योंकि एक आपका ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं 2 क्रोमियम 126 एंगल। जैसे ही वाटर में डालेंगे तुरंत वो क्या करेगा, डिसॉल्व कर लेगा, हाईली डिसॉल्वेबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का आप बहुत ध्यान समझ लीजिए। जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो प्रिफर्ड करता है आपके सोडियम का डाइक्रोमेट को। देखिए सोडियम डाइक्रोमेट क्या हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। इट इज यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जब आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करे, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर और न्यूसेंट ऑक्सीजन देता है। क्रोमेट आयन जो है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, क्रोमियम सल्फेट फेरिक सल्फेट बना लेगा और पोटेशियम सल्फेट बनाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन है इसकी, स्टेनस क्लोराइड के साथ भी है, स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यूज की बात कर लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपने अभी पढ़ा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका जो यूज है वो टनिंग में किया जाता है, क्रोम टनिंग में, यानी कि लेदर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट एज अ मॉडरेंट और वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में तो यूज होते हैं फेरस सल्फेट के। पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं, KMnO4 एक अनादर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट। जब आप परमैंगनेट एसिड्स की बात करेंगे तो वहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी पायरोलुसाइड्स और मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी पायरोलुसाइड्स की जब रिएक्शन करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट की प्रेजेंट में, तब ये दोनों ही रिएक्शन आपको पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 देती हैं। उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, उसे पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट कर देगा KMnO4 में। लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लीजिए, मैग्नीज आयन जो है वो पर ऑक्सो डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, परमैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। मैग्नेट आयन को इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से पास करेंगे, बन जाएगा परमैंगनेट आयन। देखिए आपको ये फर्नेस दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ठीक है। इस फर्नेस में आपका जो है वो वायर नेट जो है वो एनोड का वर्क कर रहा है, इनरेट पोटेशियम परमैंगनेट आयरन कैथोड पर वर्क कर रहा है। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन पर आपका पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि आपका जो वायलेट कलर है वो फॉर्म्ड हो जाता है। दिख रहा है स्टूडेंट्स किस तरीके से फॉर्म्ड हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो देखिए डार्क पर्पल एनहाइड्रस निडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, बिल्कुल सुई की तरह रहते हैं इसके क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा कैसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है।
जब आप वाटर में डालकर इसे हीट करेंगे धीरे धीरे करके ये वॉयलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्राउन इन मोशन में आपने पढ़ा ही होगा, मॉडरेट सोलेबल इन वाटर, ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इट डिकम्पोज इन K2MnO4 और MnO2 और O2। ये आपका डिकम्पोज प्रोसेस है, इसे पढ़ लीजिएगा, रिएक्शन पूछ ली जाती है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयंस आर टेट्राहेड्रल, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए आप इसका स्ट्रक्चर, मैग्नेट आयन का भी परमैग्नेट आयन का भी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक, परमैग्नेट आयन इज डायमैग्नेटिक। वहां पर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते। जो आपका मैग्नेट आयन है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के और वाटर के साथ रिएक्शन, पहली एसिडिक, दूसरी एल्कलाइन, तीसरी न्यूट्रल रिएक्शन। तीनों में ही आपके न्यूसेंट ऑक्सीजन जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कितना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पोटेशियम परमैग्नेट की। एसिडिक सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है, एल्कली और एल्कालाइन सॉल्यूशन की भी रिएक्शन अभी देखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड न्यूसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर और सल्फर अलग कर देता है, और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके न्यूसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। वहीं सल्फाइड आयन भी सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको नोट करनी है। नाइट्रेट आयन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, आर्सेनाइट आर्सेनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सिलेट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्जेलिक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फेरस सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे, फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोटेशियम परमैग्नेट, क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन शो कर रहा है। मैग्नीस ऑक्साइड जो आपका मैग्नीशियस सल्फेट है उसे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में सॉरी। पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है, सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में, और वहीं ऑर्थो नाइट्रोटोल्यूएन को ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यूज की बात करते हैं, देखिए पोटेशियम परमैग्नेट भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है। एल्कलिन पोटेशियम परमैग्नेट का यूज करते हैं इसमें हम, बेयर रिएजेंट कहलाता है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यूज की बात कर लेते हैं वन बाय वन। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ फेरस सल्फेट, ऑक्सिलिक एसिड, ऑक्सिलेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फॉर्मूला लगाएंगे M1V1/N2 इक्वल टू M2V2/N2। ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करते हैं। रिएक्शन तो अभी आपने देखी थी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलाइड्स, ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क और अदर टेक्सटाइल फाइबर्स। टेक्सटाइल फाइबर्स में भी यूज किया जाता है इसका। डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल। चलिए आगे बात करते हैं डी ग्रुप के एलिमेंट्स में एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। देखिए डी ब्लॉक यहाँ पर पूरा हुआ, दो कंपाउंड आपके में है, पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं एफ ब्लॉक, जिसमें आपका आते हैं लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स। लैंथेनाइट्स में टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। फिर एक्टिनाइट्स की बात करते हैं, इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं। याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको एक वीडियो दे रखी है, उसमें आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से बनता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लैंथेनाइट्स के लिए 4F 1 to 14, 5D 0 to 1, 6S2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्टिनाइट 5F 1 to 14, 6D 0 to 1, 7S2। 5F एनर्जी लेवल आ जाता है, उसमें 4F एनर्जी लेवल है, एंटी पोन्यूमिलेट कहते हैं, ठीक है। इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहलाते हैं ब्लॉक के एलिमेंट्स। लैंथेनाइट जो है वो है तो डी ग्रुप में, पर उसका पहला एलिमेंट है वहां पर जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे लैंथेनाइट सीरीज। और दूसरे वाले में एक्टेनाइट है, इसीलिए AC वहां से उठा, एक्टेनाइट सीरीज आ गई। उसके आगे के एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, ध्यान से ये बात ध्यान से समझ लेनी है आपको। लैंथेनाइट सीरीज, एक्टेनाइट सीरीज, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री रिप्रेजेंट करते हैं, रिसेंबल हो जाते हैं एक दूसरे में, ये चीज बहुत कॉमन है इनमें। और नॉर्मली नीचे वाले की यदि हम एक्टेनाइट्स की बात करते हैं, वो यूरेनियम से ही मिलकर बनने वाले कंपाउंड है। आपको दिख रहा होगा शुरू के 3 एलिमेंट अलग हैं, थोरियम और प्लेटिनियम और यूरेनियम, और बाद के एलिमेंट जो है वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मोस्टली जो है लैंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज है, ये अपने आप में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, सीजियम, पैरेडिजियम, नियोडाइनियम, ये सब एलिमेंट जो हैं ये इस तरीके के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एफ ब्लॉक में एलिमेंट एंटर करेंगे, इनके बाद वाले में बाद में जाएंगे, पहले एफ ब्लॉक में एंटर करेंगे क्योंकि एफ ब्लॉक की एनर्जी लेवल ज्यादा है, ठीक है। वैसे तो हम कहते हैं कि एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, बट यहां पर आप एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन आपके एस्टिमेट हो सकते हैं, तो पहले एफ ब्लॉक में ही इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। अब आप लेंथेनाइट से देखिए, लेंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और जबकि दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। लेंथेनाइट का होता है 5D1 6S2, जबकि यहां पर ये सीरीज को हम लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं। तो इसके आगे के एलिमेंट यहां पर किस तरीके से डिस्क्रिप्शन होते हैं वो देख लीजिए।
देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इनकी ऑर्बिटल्स में, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हर ब्लॉक में, फिर डबल डबल इलेक्ट्रॉन। ये आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन वाला कोई हिसाब नहीं है। वही है, बस हाफ फिल्डेड और फुल फिल्डेड में थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बाकी टोटली वैसे ही है। क्योंकि आपको पता है एफ ब्लॉक की एनर्जी लेवल ज्यादा होती है, तो वो डी से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, एस से भी खींच सकता है। जैसे आप गैलोडिनियम में देख लीजिए, आपका जीडी जो है इसमें हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल आ रही है, और नीचे यूटेरियम में आपके फुल फिल्डेड ऑर्बिटल आ रही है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन वहां से खींच लेगा, जो भी उससे लेस एनर्जी लेवल रहेगा वहां से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जनरली पढ़ना है एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक के नॉर्मली कंपाउंड्स तो नहीं पूछे जाते हैं, पूरी सीरीज के यूज पूछे जाते हैं। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करते हैं लैंथेनाइड्स में, तो ये एलिमेंट है एटॉमिक रेडियाई। आप देख सकते हैं देयर इज नो एनफ डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक रेडियाई बट कंटिन्यूसली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक सीरीज जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज हो रही है। ये तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका, सीजियम का दिख रहा है आपको। आयनिक रेडियाई की बात करें वो भी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रही है। देखिए दैट इज द ग्राफ बिटवीन द आयनिक रेडियाई और द एलिमेंट्स। ये लैंथेनाइड एलएन के लिए देख लीजिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। एलएन 3+ चार्ज पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, यानी कि सी से जाएंगे यदि एलयू की तरफ, वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपको तो पता ही है साइज कम हो रहा है। पुअर शील्डिंग ऑफ द एफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ ब्लॉक में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोनों में डिक्रीज हो रहा है। स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स और आयंस अमंग द लैंथेनाइड इज नॉन लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ आयनिक रेडियाई क्या हो रहा है, एक बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले लो हो रही है फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो आपका इररोटेशन है एटॉमिक रेडियाई में, आयनिक रेडियाई में, वो कहलाता है आपका लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत पूछा जाता है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है। इसके साइज की इरेगुलरिटी की वजह से इसे कहा जाता है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करते चलेगा। यू कैन चेक इन दिस ग्राफ दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आयनिक रेडियाई ऑन द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। मैंने अभी बताया आपको कि जनरली जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ये सब इन सब का एवरेज दिया हुआ है। Ln3+ डिमॉन्स्ट्रेट्स द केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट्स। Ln3+ जो है वो इसकी केमिस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। Ln2+ डाइवेलेंट, Ln4+ टेट्रावेलेंट, Ln3+ ट्राइवेलेंट। मोर स्टेबल है Ln3+, बाकी दोनों लेस स्टेबल है। ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +2 +4 ऑकर भी होती है। +3 तो आपको मैंने बताई ही थी कॉमनली इनकी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्डेड एफ सब सेल, कंप्लीटली फिल्डेड एफ सब सेल में +2 +4 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट होती है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। देखिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में तो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन या तो आपने रिलीज कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके बाद वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट C3+ दिख रहा है आपको यहाँ पर, +1.61 वोल्ट इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रहता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, C3+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है, C+4 आयन। वहीं हम बात करें ऑक्साइड्स की तो देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑक्साइड्स भी फॉर्म करते हैं, जिनमें NdO2, PmO2, TbO2 है। ठीक है, तो हाफ फिल्डेड सबसेल की बात करते हैं तो इसमें Eu2+ है, Tb4+ है। ये आपके एफ ब्लॉक को हाफ फिल्डेड कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Sm2+, Sm3+, दो टाइप के आपके सिम्टम्स बनाता है, दो टाइप की आपकी कंडीशन अप्लाई करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां भी हाफ फिल्डेड वाली कंडीशन रहेगी वहां पर नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, YV की बात कर लेते हैं। कंप्लीटली फुल सेल्ड आपकी YV में है देखिए, और YV2+ में भी है, क्योंकि S ऑर्बिटल ही इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा, लेस एनर्जी लेवल है उसके पास, तो वो कहलाएगा रिड्यूसिंग लेवल। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं लैंथेनाइड्स की तो देखिए सीजियम, पैरिडियम, न्यूबोडियम, ये कुछ मेटल्स हैं। ठीक है, हार्डनेस इंक्रीजेज हो रही है कंटिन्यूसली, आप जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है हार्डनेस इंक्रीज हो रही है। Ln की बात करें तो Ln3+ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो आपको पता है कि मेटल जो है वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Ln ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली मेटल की कंडीशन में आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखिए
टॉप टू बॉटम जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, एक वेरिएशन है बस EU को और YV को छोड़कर, क्योंकि वो हाफ फिल्डेड है फुल फिल्डेड है, ठीक है, तो वहाँ कुछ डिफरेंट है, बाकी सब में वही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, कलर को देख लीजिए, PR के लिए, ND के लिए, SM के लिए, ER के लिए, TM के लिए, तो ये कलर सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसा कलर वैसे ही सॉल्यूशन, जैसा कलर वैसे ही सॉल्यूशन, दिख रहा होगा आपको। तो लैंथेनाइट का आपका मोलर एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट और देख लीजिए, वेवलेंथ में ग्राफ किस तरीके से इरेगुलर दिखा रहा है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ PR3+ के लिए देखिए एक बिल्कुल अलग ही दिखा रहा है, एक डिफरेंट शो कर रहा है। FF ट्रांसमिशन है, क्योंकि F वीक होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। LA3+ के लिए बात करें, एम्प्टी F ऑर्बिटल्स होती हैं LA3+ में। ZD की बात करें, हाफ फिल्डेड रहती हैं वहां पर, और फुल फिल्डेड में LU3+ के लिए, तो वहां पर F वाली फिल्डेड। मैंने आपको बताया, अभी आपको हम 3 चीजें मेन फोकस करेंगे। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। लैंथेनियम और सीरीजियम की बात करें, लैंथेनियम क्या है, 3+ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4F नॉट बन जाता है। वहीं यूटेरियम जो है और ल्यूटिनियम, ये F ब्लॉक को 14 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यानी कंप्लीट ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैक्सिमम होता है डिसॉर्प्शन यानी dy का 573 इसके एनर्जी लेवल है, और वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट भी सबसे ज्यादा था, आपने इसे अभी देखा था। एनर्जी लेवल देखिए, फर्स्ट वाले के लिए आयनेशन एंथैल्पी, सेकंड वाले के लिए आयनेशन एंथैल्पी थोड़ा सा डिफरेंट, देखिए डबल से ज्यादा हो गए बिल्कुल एकदम, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में आप कंपैरिजन में आप देखेंगे तो वहां पर फर्स्ट और सेकंड की जो है Ca की यानी कैल्शियम की पर आसपास पहुंच जाते हैं। तो हमारी जो एम्प्टी ऑर्बिटल, हाफ फिल्डेड और कंप्लीटली फिल्डेड है, इनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और दूसरों के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड करते हैं ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्डेड और फुल फिल्डेड यानी कंप्लीटली फिल्डेड। देख लीजिए आप तीनों के बारे में, उनकी आयनेशन एंथैल्पी जो थर्ड ब्लॉक की है वो बहुत ज्यादा होती है। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे लैंथेनाइट्स में, तो देखिए केमिकल रिएक्टिविटी लैंथेनाइट किस तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जैसे ही कैल्शियम करती है बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है। लैंथेनाइट एल्यूमिनियम जैसा रिएक्शन करता है वैसे ही ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है Ln, ठीक है स्टूडेंट्स। एल्यूमिनियम का होता है -1.66 वोल्ट। ये आपकी पूरी सीरीज है, सबकी -2 से ऊपर ही है, यानी कि मोर रिएक्टिव है सारे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं लैंथेनाइट्स की हाइड्रोजन के साथ। देखिए हाइड्रोजन आपका डाईहाइड्राइड और ट्राईहाइड्राइड दोनों बनाता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो जाती है आसानी से हाइड्राइड लैंथेनाइट की, दिख रहा है आपको। नॉन मेटल के साथ भी आसानी से रिएक्शन कर लेता है कार्बन के साथ, और कार्बाइड बना लेता है। तो हायर टेम्परेचर 2773 डिग्री केल्विन पर रिएक्शन करती है। नाइट्रोजन के हीट करके नाइट्राइट बनाता है, सल्फर के साथ हीट करके सल्फाइड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनाता है। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बना लेता है, हाइड्रोजन गैस वहां से इवेपोरेट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। इट कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन लैंथेनाइट हाइड्रोक्साइड बनाता है। वहीं हॉट वाटर के साथ भी बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, कोल्ड के साथ स्लो, हॉट वाटर के साथ तेजी से रिएक्शन करता है। दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोजन गैस इवोल्यूएट होगी। अब देखिए करेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, बेसिक करेक्टर रिप्रेजेंट करता है नेचर में ये आपके लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स यानी कि लैंथेनियम। यूज ऑफ लैंथेनाइट्स की बात करते हैं। देखिए लैंथेनाइट्स कहाँ कहाँ किस चीज में यूज होते हैं, बहुत ध्यान से देखिए किस तरीके से मेटल शीट्स की फॉर्म में यूज हो रहे हैं, मेटल पाइप्स की फॉर्म में, मिक्स्ड मेटल की फॉर्म में यूज किया जाता है सबसे ज्यादा इसे। देखिए मिक्स्ड मेटल की फॉर्म में 95% लैंथेनाइट मेटल होता है, 5% में आयरन, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और कार्बन की ट्रेसेस रहती हैं, दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको। इसके अलावा बुलेट्स बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्स बनाने में, लाइटर फ्लिंट बनाने में, लाइटर में जो यूज होता है वो, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। सबसे इंपॉर्टेंट बुलेट बनाने में जो यूज किया जाता है इसका। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है, यूरोपियन ऑक्साइड, यूटेरियम ऑक्साइड बनाने में, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट करते चलिएगा कंडीशंस में। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, शेयर करनी है। इसके अलावा एलसीडीज में भी यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज। अब बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की। थोरियम से स्टार्ट होता है 11th स्ट्रेंथ तक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले डिस्कस करते हैं। 5F 1 to 14 60 0 to 1 7S2। ये कुछ एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट है, शुरू के 3 जिनसे आपके दूसरे एलिमेंट बनते हैं। थोरियम मिलता है, प्रोटेक्टिनियम मिलता है और यूरेनियम, ये आपके ओपन स्पेस में मिलते हैं। और बाकी सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट करने के बाद ही कन्वर्ट होते हैं।
जिसमें चाहे एनपी पीयू दूसरे की बात कर लीजिए, तो इसमें आपके जब न्यूक्लियर बम्बार्ड किया जाता है तब दूसरे एलिमेंट बनते हैं। रेडियो एक्टिव कंडीशन अप्लाई करते हैं। थोरियम की हाफ लाइफ देख लीजिए 14.05 बिलियन ईयर्स, प्लेटिनियम की 7,60 ईयर्स। तो ये कुछ लाइफ है। यूरेनियम की देख लीजिए, नेपच्यूनियम की देख लीजिए, प्लूटोनियम की देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, तो आपको पता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं जनरली किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म्ड हो रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके कहाँ पर जाएंगे, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा 6d में 5f 7s, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं 5f के बाद 5f 6d 7s, इनमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे आपके। बहुत ध्यान से नोट करते चलिएगा। इनकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। शुरू वाले 3 ही आपको मोस्टली समझने हैं, जिसमें आपके थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम है। बाकी सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इन्हीं से फॉर्म्ड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे।